हेलो डियर ऑल फ्रेंड्स, वेरी वॉर्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मैं पूरे तरीके से नहीं देख पा रहा हूँ तो कोई टेंशन नहीं है। हमें कंटेंट देखना चाहिए, ठीक है। अब देखो, हम लोग बात करेंगे अपने जीटी मेथड की, ठीक है। और जीटी मेथड की जब हमने बात की थी, तो जीटी मेथड के बाद में हमारे पास में और क्या आया था? तो हमारे पास में सर डीएम आया था, डायरेक्ट मेथड आया था। उसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब डायरेक्ट मेथड के बारे में जब हम लोगों ने जाना था, तो डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखे थे? सबसे पहले हमने यहाँ पे आपके प्रोपोनेंट्स देख लिए थे, ठीक है। देखो, आई होप सो आप लोगों को पूरे का पूरा जो कंटेंट है वो विजिबल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या देख लिया था? आप लोगों ने प्रोपोनेंट देखे थे। और प्रोपोनेंट कौन कौन से थे हमारे पास में? ग्वेन, है ना, सेवियर, चार्ल्स वर्लिट्ज, चार्ल्स अल्बर्ट क्रूज और फ्रैंक, ये थे हमारे पास में। उसके बाद में हमने डेफिनेशन देखी थी। डेफिनेशन में क्या बताया गया था? डायरेक्ट मेथड इज अ मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज डायरेक्टली एस्टेब्लिशिंग अ डायरेक्ट और इमीडिएटली एसोसिएशन बिटवीन एक्सपीरियंस और एक्सप्रेशन between the English word, phrase or idiom and its meaning through demonstrate dramatization without the use of the mother tongue, है ना। ये कंडीशन आप लोगों को बता दी थी कहीं कि आप लोगों को क्या करना है? डेमोन्स्ट्रेट करना है, आप लोगों को प्रदर्शन मतलब दिखाना है, चीज़ों को दिखा दिखा के चीज़ों को बोलना है, सिखाना है, ठीक है। विदाउट मतलब आपको किसी भी तरीके से अपने मदर टंग का यूज नहीं करना है। जैसे मैंने बोला, दिस इज अ पेन, दिस इज अ डिजिटल पेन, है ना, दिस इज वेरी डिफरेंट, है ना। तो इस टाइप में हमें पूरा का पूरा सेंटेंस जो है, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर बनाना है और बताना है। आगे देखो, अब इनके हमने कुछ एम्स वगैरह देखे थे, ठीक है। एम्स क्या देखे थे? डायरेक्ट मेथड एम्स टू बिल्ड अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज, आइडिया एंड वर्ड, थॉट एंड एक्सप्रेशन। उसके बाद में द मेथड इंटेंड्स फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट इन द टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट करना है तो भैया लिसन और स्पीकिंग तो आएगी आएगी। आगे देखो, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द assumption that the learner should experience the new language in the same way as he/she experienced his oblique her mother tongue, ठीक है। मतलब टारगेट लैंग्वेज उसी तरीके से सीखनी रहती है जिस तरीके से आपको मदर टंग सिखाई जाती है, ठीक है। ये एम्स थे हमारे। अब देखो उसके बाद में, अब फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे। तो हमने अब आपसे पूछा था, क्या बात की थी हमने आपसे? हमने पूछा था कि यहाँ पे आपको कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे रिफॉर्म मेथड दिया गया है, नेचुरल मेथड दिया गया है, फोनेटिक मेथड दिया गया है, बर्लिट्ज मेथड दिया गया है, ओरल मेथड दिया गया है, एंटी ग्रामेटिकल मेथड दिया गया है। ये नाम जो है वो क्यों दिए गए हैं, वो किस बेहाफ पे ये नाम आए हैं, उनके बारे में आज हम जान लेते हैं, ठीक। अब हमारे पास में यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, हमारे पास में यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, थ्योरिस्ट हैं हमारे पास में। जैसे यहाँ पे विक्टर नहीं है, वेटर है। क्या है? वेटर है, VIE, ई पर भी बिंदी रखी हुई है ना, VIETOR, वेटर। पासी, बर्लिट्ज एंड आपके पास में क्या दिया गया है? जैस पर्सन, ठीक है, ये दिए गए हैं। तो हमें प्रोबेबली मेनली जिन जिन को देखना है, तो वेटर हो गया, पासी हो गया और बर्लिट्ज हो गए, इनको हमें देखना है। एक और आपके थ्योरिस्ट होते हैं, एक और आपके थ्योरिस्ट होते हैं। वो कौन होते हैं आपके पास में? वो हेनरी स्वीट होते हैं। कौन होते हैं? हेनरी स्वीट। चलो, अभी हम थोड़ा इनके बारे में बात कर लेते हैं, हेनरी स्वीट के बारे में, वेटर के बारे में, पासी के बारे में और बर्लिट्ज के बारे में। चलो देखो, अभी देखो, हमने कल जब बात की थी तो हमारे पास में प्रोपोनेंट कौन कौन से थे? ग्वेन थे, सेवियर थे और चार्ल्स बर्लिट्ज थे, है ना, यही थे हमारे पास में। अब उसके बाद में अगर हम बात करें किसकी, देखो चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने बात की किस किस की, देख लीजिए सभी लोग। जैसे हमने यहाँ पे बात की ग्वेन की, सेवियर की और चार्ल्स बर्लिट्ज की, इनकी हमने बात की। तो इनका क्या कहना है? इन तीनों का गाइज एक विचार है, और वो विचार क्या है? फिर चाहे आपकी टारगेट लैंग्वेज हो, चाहे फॉरेन लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज अगर आपको सिखाना है, कोई भी लैंग्वेज अगर आपको सिखाना है, तो आपको कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा? कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा? तो नेचुरल प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा।
नेचुरलिस्टिक प्रिंसिपल आपको फॉलो करना पड़ेगा, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक सिद्धांत। प्राकृतिक सिद्धांत ये फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। आई बात समझ में? अभी देखो वो थ्योरिस्ट दिए गए हैं और ये आपके पास में प्रोपोनेंट दिए गए हैं, तो इनके बारे में देख रहे हैं और उनके बारे में भी अभी समझेंगे। बात समझ में आई सबको? ठीक है। अब ग्वेन का केवल और केवल क्या कहना था गाइस? ग्वेन का ये कहना था, ग्वेन का क्या कहना था? ग्वेन का ये कहना था कि आपके पास में कोई सी भी ऐसी कंडीशन हो, ठीक है, जिसमें आपको क्या करना रहेगा, पढ़ना रहेगा मदर टंग में, ठीक है। तो बच्चे जो हैं वो मदर टंग में जैसे कंडीशन यूज करते हैं, छोटे से लेके अभी तक यूज करते हैं, जैसे पढ़ते हैं, वो रीड करते हैं, एटमॉस्फेयर के बिहाफ पे सुनते हैं, ठीक है। तो ग्वेन का मतलब ये था, ग्वेन का कहना गाइस ये था कि ऑब्जर्व द लर्निंग, observe the learning process observe the learning process of children observe the learning process of children in their own mother tongue, in their own mother tongue, mt। गोइन का क्या कहना था? ऑब्जर्व द लर्निंग प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन इन देयर ओन मदर टंग। गोइन का ये कहना था कि भाई लर्निंग प्रोसेस को ऑब्जर्व करो चिल्ड्रन की, उनकी खुद की मदर टंग में, ये गोइन का कहना था। सेवियर का क्या कहना था भाई? सेवियर ने अपने स्कूल खोल रखे थे। बर्लिट्ज का क्या कहना था सर? बर्लिट्ज ने अपने स्कूल खोल रखे थे और इसी वजह से उन्होंने बर्लिट्ज मेथड दे दिया। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? यस और नो? इतनी चीजें आई होप तो आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। अब यहां पे हम लोगों ने रिफॉर्म मेथड देखा, यहां पे हम लोगों ने रिफॉर्म मेथड देखा, नेचुरल मेथड देखा। हाँ सर नेचुरल मेथड देखा था, ठीक है। किसके नाम पे आया था? तो हम लोगों ने वो फोनेटिक मेथड देखा। बर्लिट्ज मेथड तो बर्लिट्ज के नाम पे ओरल मेथड हो गया, और एंटी ग्रामेटिकल मेथड, अब ग्रामर नहीं है तो एंटी ग्रामेटिकल मेथड। सर जो रिफॉर्म मेथड है ये कैसे आया? सर जो आपके पास में फोनेटिक मेथड है ये कैसे आया? और जो ओरल मेथड है ये कैसे आया? इनका नाम कैसे पड़ा? तो उसको हम समझते हैं। अब एक्चुअली गाइस क्या हुआ था कि फ्रांस में एक मूवमेंट हुआ था, फ्रांस में एक मूवमेंट हुआ था। अब वो कौन सा मूवमेंट था? रिफॉर्म मूवमेंट था। कौन सा मूवमेंट था? रिफॉर्म मूवमेंट था। लो भाई, रिफॉर्म मूवमेंट कौन सा मूवमेंट था? रिफॉर्म मूवमेंट था। अब उसमें कंडीशन क्या थी? वो रिफॉर्म मूवमेंट जो है वो किसके लिए आया था? वो टीचिंग मेथड के लिए आया था। किसके लिए यूज किया गया था? टीचिंग मेथड के लिए यूज किया गया था वो रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है, आपके पास में केवल और केवल 1880 से लेके एक ही मेथड तो था, वो भी जीटी मेथड। उसमें बहुत सारी कमियां हुई, बहुत सारी कमियां हुई, तो फ्रांस में ये रिफॉर्म मूवमेंट यूज किया गया। अब सर फ्रांस में ही क्यों रिफॉर्म में ये मूवमेंट यूज किया गया? अब ये जो मूवमेंट है ये फ्रांस में ही क्यों यूज किया गया? ठीक है, तो इसलिए यूज किया गया क्योंकि 1886 में, याद रखना 1886 में क्या बात हुई थी? आईपीए की स्थापना की गई थी। क्या हुई थी? आईपीए की स्थापना। आईपीए मतलब आपका हो जाएगा इंटरनेशनल फोनेटिक्स एसोसिएशन। अब आईपीए की स्थापना फ्रांस में हुई 1886 में, इंटरनेशनल फोनेटिक्स एसोसिएशन। तो इस वजह से फिर वहां पे रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि जीटी मेथड में बहुत सारी क्या थी? कमियां थी। बहुत सारे क्या थी? बहुत ज्यादा कमियां थी। इस वजह से वहां पे रिफॉर्म मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ टीचिंग मेथड को लेके, कि भाई टीचिंग की जो मेथड है वो चेंज होने चाहिए,
ऐसी ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, केवल ग्रामेटिकल की कंडीशन नहीं चलनी चाहिए। इसमें तो हम केवल ग्रामर का यूज कर पाएंगे, रीडिंग और राइटिंग हो रही है इसमें, आप ना तो लिसनिंग कर पा रहे हैं ना ही आप इसमें स्पीकिंग कर पा रहे हैं, तो ये कंडीशन हुई। अब देखो यहाँ पे जो कंडीशन है, ठीक है, वो कंडीशन क्या, अब देखो यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखना, देखो इस चीज को समझते हैं, यहाँ पे थोड़ा जगह कम है, इस वजह से हम थोड़ा यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं लिख के, ठीक है, समझते हैं। अब अगर हम बात करते हैं क्या कि भाई यहाँ पे कंडीशन बताई क्या गई है, उसको एक बार ध्यान से समझिए। तो मैं एक आपके पास में एक लाइन लिख रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। वो लाइन क्या लिख रहा हूं मैं, वो लाइन गाइस इस प्रकार से है, हमने यहां बोल दिया फोनेटिक्स शुड बी adopted phonetics should be adopted in teaching method और ये जो कंडीशन, ये जो बात कही थी, इस बात पर किसने सबसे ज्यादा बल दिया, तो इस बात पर पासी ने बल दिया। किसने बल दिया, पासी ने बल दिया, ये है पासी सर, कि फोनेटिक्स शुड बी अडॉप्टेड इन टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड में फोनेटिक का यूज हमें अडॉप्ट करने ही पड़ेंगे, ये इस पर विशेष बल दिया हमारे पास ही। आई बस समझ में। अब हमारे पास में एक और हमने नाम दिए थे, क्या दिए थे, हेनरी स्वीट। हेनरी स्वीट का क्या कहना था, हेनरी स्वीट का गाइस कहना था कि जो कोई भी मेथड हम क्रिएट कर रहे हैं, किसी भी तरीके से कोई भी मेथड जो है हम वो बना रहे हैं, कोई भी मेथड जो है हम यूज कर रहे हैं, तो उसके मेथडोलॉजिकल प्रिंसिपल होना चाहिए, अनिवार्य। मेथडोलॉजिकल क्या होने चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए भाई। लो भाई, मेथडोलॉजिकल प्रिंसिपल होने चाहिए, ठीक है, अपने अपने मेथड के मेथोडोलॉजिकल प्रिंसिपल होना अनिवार्य है, होना चाहिए। ये किसने बोला, हेनरी स्वीट ने इस पर विशेष प्रकार से बल दिया। पाशी जी ने क्या बोला था कि भाई फोनेटिक्स जो है वो इंक्लूड होने चाहिए। अब हमारे पास में आ जाते हैं कौन, वेटर आ जाते हैं। वेटर जी ने क्या बोला है उसको समझिए, ठीक है, वेटर जी ने क्या बोला है एक बार उसको समझ लीजिए। वेटर जी ने बोला है कि आपका जो मेथड है उसमें जो आपकी स्पीच है, क्या है, स्पीच है, स्पीच पैटर्न को ध्यान में रखना है भाई, उसमें क्या है, स्पीच पैटर्न को ध्यान में रखना है। तो वेटर हो गए हमारे पास में, पासी हो गए हमारे पास में, हेनरी स्वीट हो गए हमारे पास में। तो इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है कि अब अगर हम हेनरी स्वीट के बारे में बात करें, तो हेनरी स्वीट का क्या कहना है गाइस, हेनरी स्वीट का कहना है कि आपके पास में मेथडोलॉजिकल प्रिंसिपल होना चाहिए, कोई भी आपका मेथड हो। ओके सर, वेटर जी ने क्या बोला है, वेटर जी ने बोला है कि आपको स्पीच पैटर्न पर ध्यान देना पड़ेगा। किस पर ध्यान देना पड़ेगा, स्पीच पैटर्न पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना, बिल्कुल से ध्यान बहुत जरूरी है स्पीच पैटर्न पर ध्यान देना। पासी जी ने क्या बोला है कि फोनेटिक्स शुड बी अडॉप्टेड इन अ टीचिंग मेथड, मतलब क्या हो जाएगा गाइस, मतलब हो जाएगा कि फोनेटिक्स को हमें इंक्लूड करके हुए चलना है। मैं 1 मिनट का टाइम लूंगा। अब देखो यहाँ पे इतनी चीजें समझ में आई सभी दोस्तों को, ठीक है, आई होप सो इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी आप सभी दोस्तों की, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए जीटी की कमियों के लिए फ्रांस में आंदोलन क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे क्या आया था, क्या आया था, आईपीए, इंटरनेशनल फोनेटिक्स एसोसिएशन आया था। कब आया था, 1886 में। अब देखो ये जानकारी जो है एग्जाम में तो नहीं पूछी जाती है, और एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, लेकिन हाँ क्या पता कोई अच्छा एग्जामिनर आ जाए भाई, पेपर कंडक्ट मतलब पेपर तो अंदर से चीजें पूछ सकता है वो, है ना, तो हमें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। चलो अब देख लेते हैं आगे, अब इनको हम बढ़िया से ध्यान से समझ लेते हैं। देखो अब क्या कंडीशन यहाँ पे समझना है हमें।
इन द, अब देखो रिफॉर्म मेथड क्यों आया, पता चल गया। रिफॉर्म मेथड जो है वो क्यों आया, अब तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा ना, यस और नो। रिफॉर्म मेथड जो है वो क्यों आया, अब पता चल गया। हाँ सर, क्यों आया, फ्रांस के माध्यम से आया, तो इसलिए हमने रिफॉर्म मेथड भी नाम दिया। नेचुरल मेथड हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सर नेचुरल मेथड क्यों यूज किया जाता है। हाँ सर बिल्कुल, नेचुरलिस्टिक प्रिंसिपल चाहिए रहते हैं। फोनेटिक मेथड क्यों यूज किया गया है, हाँ सर पासी जी ने दिया है, तो फोनेटिक मेथड। बर्लेट्ज मेथड क्यों बोला गया है, बर्लेट्ज मेथड इसलिए बोला गया है क्योंकि बर्लेट्ज जी जो हैं उन्होंने अपने स्कूल खोले थे। ओरल मेथड क्यों बोला गया है, तो सर स्पीच पैटर्न पर ध्यान देना, इसलिए ओरल मेथड हो गया। और एंटी ग्रामेटिकल मेथड क्यों बोला गया है, अब ग्रामर इसमें है नहीं है तो एंटी ग्रामेटिकल मेथड बोल दिया, इसके लिए कोई ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। अब आई होप सो आपको ये चीजें समझ में आ गई। अब चलो हम देख लेते हैं। इन द लेट 19th सेंचुरी 1870s एंड 80s, 1870 से 1880 के मध्य, फोनेटिशियंस रियलाइज्ड, फोनेटिशियंस को एहसास हुआ द डीमेरिट्स ऑफ जीटी मेथड, जो जीटी मेथड के डीमेरिट्स हैं। एंड इन 1901 और 1901 में इन फ्रांस, फ्रांस में अ रिफॉर्म मूवमेंट बिगेन टू डेवलप अ न्यू मेथड, कि भाई फ्रांस में एक रिफॉर्म मूवमेंट डेवलप हुआ, अ न्यू मेथड, एक न्यू मेथड के लिए, फॉर ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज के। अब देखो फॉरेन लैंग्वेज के लिए एक उन्होंने क्या किया भाई, रिफॉर्म कर दिया कि भाई ये चीजें जीटी मेथड में इतनी सारी कमियां हैं, अब इनको दूर करो भाई, अलग करो, हम अपना अलग से मेथड यूज करेंगे, अलग अलग से चीजें हम यूज करेंगे। एंड दैट वॉज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड, और फिर इन सभी चीजों को पूरा का पूरा उन्होंने मिला के एक नया पैटर्न यूज किया, उसको हम उन्होंने नाम दे दिया डायरेक्ट मेथड। अब कुछ थियरिस्ट रहे हैं, जैसे हेनरी स्वीट मैंने नाम बताया, वेटर हो गया, पाशी हो गया, बर्लेट्स हो गया, एंड जेस्पर्सन हो गया। सपोर्टेड टीचिंग द लैंग्वेज, सपोर्टेड, अब देखो ये पॉइंट बन रहा है, सपोर्टेड टीचिंग द लैंग्वेज, टीचिंग द लैंग्वेज, कंडीशन समझना, टीचिंग, टीचिंग द लैंग्वेज, ठीक है, नॉट अबाउट द लैंग्वेज, टीचिंग द लैंग्वेज बट नॉट अबाउट द लैंग्वेज। आई बात समझ में, टीचिंग द लैंग्वेज, सपोर्ट क्या कर रहे हैं, टीचिंग द लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहे हैं, नॉट अबाउट द लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में नहीं, टीचिंग द लैंग्वेज, लैंग्वेज को टीच कर रहे हैं। एंड टीचिंग इन द टारगेट लैंग्वेज, और टीचिंग को क्या करना है, टारगेट लैंग्वेज में करना है। एम्फेसाइजिंग, और क्या करना है भाई, आपको जोर देना है स्पीच एज वेल एज टेक्स्ट। अब जब आप स्पीच पे जोर देंगे तो टेक्स्ट अपने आप धीरे धीरे आपके आते जाएंगे। थोरो ग्रामर ट्रांसलेशन, थ्रू, सॉरी नॉट थोरो, थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन स्टूडेंट्स लैक्ड एन एक्टिव रोल इन द क्लासरूम। जो अब जैसे कई दोस्त होते हैं, मैं ही कई बार क्लास में बोल देता हूँ कि एक काम करने, रूल्स पढ़ लेना किताब में से और उसी के बिहाफ पे नोट करते जाना, देखते जाना, तो आप वहां से रूल्स देख रहे हो, करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन नहीं करनी है। ऑफन करेक्टिंग देयर ओन वर्क द स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक को उठा रहे हैं और उनको करेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है। आई बात समझ में, इससे क्या होता है, इससे एक्टिव लर्निंग नहीं होती है, ठीक है। आगे देखो, डीएम गॉट इट्स प्रिंसिपल फ्रॉम फ्रांस एंड जर्मनी, जैसे अभी हमने बताया था कि जो डायरेक्ट मेथड है उनके जो सिद्धांत है वो फ्रांस और जर्मनी से लाए गए हैं, ठीक है। लेकिन ये बिकम पॉपुलर कहाँ हुए सर, यूएसए में, अमेरिका में हुए हैं, कल की क्लास में बताया था आप लोगों को। इन अमेरिका, अमेरिका में बर्लिट्ज स्टार्टेड, बर्लिट्ज ने स्टार्ट क्या किए, अपने स्वयं के स्कूल, एंड कॉल्ड इट बर्लिट्ज मेथड, इसलिए फिर उसको बर्लिट्ज मेथड बोलना हम लोगों ने प्रारंभ किया, आरंभ किया, स्टार्ट किया। इन द टर्न ऑफ द 18th and 19th century, Sevier and Frank proposed the language teaching should be undertaken within the target language system, which was the first stimulus for the rise of the direct method, ठीक है। आगे ना बात समझ में, आगे बढ़े अब, चलो हम आगे बढ़ते हैं। आई होप सो इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब देखो उसके बाद में हमें क्या बात करना है, एसेंशियल्स पे बात करना है। अब एसेंशियल्स में क्या देखने के लिए मिल रहा है, नो ट्रांसलेशन, कोई ट्रांसलेशन नहीं चाहिए हमें, डायरेक्ट टारगेट लैंग्वेज में बोलना है, कोई मदर टंग का यूज नहीं करना है, पूरी पूरी थॉट प्रोसेस टारगेट लैंग्वेज में ही रहनी है, सब कुछ टारगेट लैंग्वेज में ही रहना है। कॉन्सेप्ट्स आर टॉट बाय मीन्स ऑफ ऑब्जेक्ट, अब और बाय नेचुरल कॉन्टेक्स्ट, मतलब जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, मीन्स ऑफ ऑब्जेक्ट का यूज करना है और नेचुरल कॉन्टेक्स्ट का भी यूज करना है। मीन्स ऑफ ऑब्जेक्ट का मान लो जैसे आपको इस पेन के बारे में समझाना है,
और आपके पास में ये ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो आप बोल रहे हैं दिस इज अ ब्लैक पेन एंड ऑल्सो इट इज अ डिजिटल पेन। आप फिर इसके बारे में चीजें बता रहे हैं, पूरे के पूरे सेंटेंस को लेते हुए चल रहे हैं, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि ये डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड पे इस तरीके से पढ़ाई की जाती है टोटल टारगेट लैंग्वेज में। तो ये ऑब्जेक्ट मीन्स ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। अब अगर कोई आपके पास में चीज बड़ी है, मान लो एलिफेंट हो गया, तो वो तो क्लासरूम में आ नहीं सकता है, तो आप उसका डायग्राम बना के उसको बताएंगे और उसके बारे में समझाएंगे, है ना, कि दिस इज एलिफेंट, है ना। अब बात क्या करेंगे, इट हैज अ लार्ज ईयर्स, है ना, इस टाइप में हम बात करेंगे। तो ये पूरी की पूरी कंडीशन जो है वो कैसे रहेंगी, मीन्स ऑफ ऑब्जेक्ट और नेचुरल कॉन्टेक्स्ट बेस्ड रहने वाली हैं। ओरल ट्रेनिंग हेल्प्स इन रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है, आपकी ओरल ट्रेनिंग हेल्प करेगी रीडिंग और राइटिंग में। ग्रामर इज टॉट इनडायरेक्टली एंड इंडक्टिवली, मतलब क्या हो गया भाई साहब, ग्रामर इज टॉट इनडायरेक्टली। अब यहाँ पे ग्रामर आपको डायरेक्टली टॉट नहीं की जाएगी, ग्रामर पर फोकस नहीं किया जाएगा, सेपरेट नहीं दिया जाएगा इसमें सिस्टम। आपको जीटी मेथड में सेपरेट मिल रहा था ग्रामर ट्रांसलेशन, हाँ सर, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। ये थॉट, एक्सप्रेशन, आइडिया, वर्ड, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आप लोगों को ये आपके डायरेक्ट बॉन्ड बनाती हैं, ये पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था। चलो अब आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं, एसेंशियल्स हमारे हो गए, अब बात कर लेते हैं हम लोग किस पर, अब बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट मेथड की तरफ। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट मेथड, देखो आपने जीटी मेथड अगर देखे हैं तो उसके उल्टे आप इनको कर दीजिए, समझ में आ जाएगा। देखो डायरेक्ट मेथड इज बेस्ड ऑन द अप्लाइड लिंग्विस्टिक, देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, अप्लाइड लिंग्विस्टिक की बात हो रही है, ऑफ फोनेटिशियंस, फोनेटिशियंस का जो अप्लाइड लिंग्विस्टिक है, ठीक है। अब डीएम जो है इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड ऑन है, अप्लाइड लिंग्विस्टिक, और लिंग्विस्टिक किसके मध्य में आती है भाई साहब, हेनरी स्वीट के मध्य में आती है। इस वजह से किसकी कंडीशन कहलाएगी, हेनरी स्वीट की कंडीशन कहलाएगी, डीएम इज बेस्ड ऑन द अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स ऑफ फोनेटिशियंस। क्लियर हुआ? अब यहाँ पासी का यूज नहीं करेंगे, क्यों, अप्लाइड लिंग्विस्टिक के बारे में बात कर रहे हैं। स्पीच इज प्राइमरी, राइटिंग इज सेकेंडरी, आपको पता है कि इसमें स्पीकिंग प्राइमरी रहती है और राइटिंग सेकेंडरी रहती है। और अगर जीटी मेथड में जाएं तो वहां पे क्या रहेगा, राइटिंग और रीडिंग प्राइमरी रहेगी, और स्पीकिंग और लिसनिंग तो हो ही नहीं रही थी उसमें। फ्लुएंसी इज एम्फेसाइज्ड नॉट एक्यूरेसी, अब एक्यूरेसी किस में चाहिए, रीडिंग और राइटिंग में, और फ्लुएंसी किस में चाहिए आपको सर, स्पीकिंग में। तो स्पीकिंग में और लिसनिंग में आपकी फ्लुएंसी चाहिए, तो हमने बोल दिया फ्लुएंसी को एम्फेसाइज किया गया, फ्लुएंसी पे जोर दिया गया है, एक्यूरेसी पे नहीं। किसमें किसमें, डायरेक्ट मेथड में। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मस्ट बी द टीएल, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा वो कैसा होना चाहिए, टारगेट लैंग्वेज का होना चाहिए। द यूज ऑफ एमटी इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मतलब क्या हो जाएगा कि जो आपकी मदर टंग है वो बिल्कुल से मना करी गई है भाई साहब, वहां पे मदर टंग का यूज बिल्कुल नहीं यूज करना है, करना ही नहीं है। ग्रामर शुड नॉट बी टॉट सेपरेटली, देखो अभी बताया था ग्रामर को सेपरेटली टॉट नहीं करना है। इफ ग्रामर इज डिस्कस्ड इन द क्लासरूम, अगर ग्रामर जो है क्लासरूम में डिस्कस की जा रही है, इट शुड बी टॉट इंडक्टिवली, मतलब आपको एग्जाम्पल टू रूल चलना पड़ेगा, रूल टू एग्जाम्पल नहीं चलना पड़ेगा, डिडक्टिवली यूज नहीं करना पड़ेगा। कैसे यूज करना पड़ेगा, इंडक्टिवली यूज करना पड़ेगा। एवरीडे वोकेबलरी शुड बी यूज इन द क्लासरूम, आपको डेली वोकैब का यूज करना पड़ेगा क्लास में। इन डीएम द टीचर शुड नॉट एक्सप्लेन बट डेमोन्स्ट्रेट, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में टीचर एक्सप्लेन तो नहीं करना, टीचर को एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, टीचर को सीधा क्या दिखाना चाहिए, अभी बताया ना, प्रदर्शन करना चाहिए कि ये पेन है, ये डायग्राम देखो, ये एप्पल बना हुआ है, एप्पल में ये कंडीशन, मतलब पूरी की पूरी चीजें जो है वो समझानी चाहिए, पूरा का पूरा डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए, पूरा दिखाना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए। ओरल ड्रिल्स आर एम्फसाइज, और बार बार रिवीजन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, ओरल ड्रिल्स बोलकर अभ्यास करना चाहिए, उस पर जोर दिया गया है। आर्टिकुलेटरी एस्पेक्ट जो है जैसे प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, पिच आर एम्फसाइज्ड, इस पर भी जोर दिया गया है, कहाँ ऊंचा बोलना है, कहाँ थोड़ा नीचा बोलना है, कहाँ धीमा बोलना है, इस पर आपको बल दिया गया है। न्यू टीचिंग पॉइंट शुड बी इंट्रोड्यूस ओरली, कोई भी न्यू टीचिंग पॉइंट है उसको कैसा होना चाहिए, ओरली में इंट्रोड्यूस्ड होना चाहिए। चलो भाई, ये हमने प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट मेथड देखे। अब ये कंडीशन देखो भाई, क्या हमें यूज करना है और क्या यूज नहीं करना है उसको समझो। डोंट्स
एंड डूज ऑफ डायरेक्ट मेथड, क्या नहीं करना है और क्या करना है किसमें, डायरेक्ट मेथड में, उसको समझो। नेवर एक्सप्लेन, एक्सप्लेन नहीं करना है लेकिन एक्ट करना है। ये है, इससे ये होता है, इससे ये होता है, इस तरीके से आपको पूरा डायग्राम बना के पूरा का पूरा एक्ट करना है। मतलब एक्सप्लेन नहीं करेंगे आप उस चीज को सामने से, है ना, आपको एक्ट करना है। आगे देखो, नेवर ट्रांसलेट, आपको ट्रांसलेट नहीं करना है, आपको सीधा प्रदर्शन करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है। नेवर मेक अ स्पीच, आपको क्लास में स्पीच नहीं देना है, आपको क्वेश्चन पूछने हैं। देखो भाई और बहनों, हम आपसे मन की बात करने वाले हैं, ये करना है, वो स्पीच नहीं देना है, आपको क्वेश्चन पूछने हैं। नेवर अवॉइड मिस्टेक, मिस्टेक को आपको अवॉइड नहीं करना है, करेक्ट देम, उसको क्या करना है, करेक्ट करना है। नेवर स्पीक द सिंगल वर्ड, आपको कोई भी एक सिंगल वर्ड यूज नहीं करना है, यूज सेंटेंस, सेंटेंस यूज करना है। जैसे मैंने बोला अ पेन, लेकिन मैंने बोला दिस इज अ मार्कर, लेकिन है ये पेन, तो हमने अ पेन बोला था, वो गलत हम बोलेंगे। ये सेंटेंस हम बोल रहे हैं ना, दिस इज अ मार्कर, ये कंडीशन सही मानी जाएगी सेंटेंस के बिहाफ पे, फिर हम उसको सही करेक्ट करवाएंगे और बोलेंगे भाई इट इज नॉट अ मार्कर, इट इज अ पेन। आई बात समझ में, ठीक है। तो सेंटेंस को प्रियोरिटी देनी है हमें। नेवर स्पीक टू मच, आपको ज्यादा नहीं बोलना है। मेक स्टूडेंट स्पीक मच, आपको बच्चों से ज्यादा बुलवाना है भाई। नेवर यूज द बुक, बुक का यूज नहीं करना है, आपको लेसन प्लान बनाने हैं। अब देखो यहां तक, छठवें पॉइंट तक, 6 नंबर तक आपके प्रॉपर तरीके से ये क्या है, डायरेक्ट मेथड के कंडीशन है, क्या करना है क्या नहीं करना। और बाकी के आपके पास में यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है, अगर आपने बीएड कर रखा है, एक अध्यापक के तौर पर अगर आप हैं, तो आपको ये सारी कंडीशन बीएड में देखने के लिए मिल जाती हैं। जैसे लेसन प्लान बीएड में रहता है, बुक को फॉलो नहीं करना रहता है। नेवर जंप अराउंड द टॉपिक, जैसे कोई टॉपिक चल रहा है तो आपको किसी दूसरे टॉपिक पर जंप नहीं करना है ना। फॉलो द लेसन प्लान, लेसन प्लान को फॉलो करना है। नेवर स्पीक टू फास्ट, ज़्यादा आपको फास्ट नहीं बोलना है, ज़्यादा आपको स्लो नहीं बोलना है, ज़्यादा तेज नहीं बोलना है, ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं बोलना है, ज़्यादा तेज नहीं बोलना है। तो ये चीज़ें हैं, कीप नॉर्मली, स्पीक नॉर्मली, स्पीक नॉर्मली, ये सब आपको बीएड में मिलता है। नेवर बी इम्पेशेंस, अब आपको धैर्य बना के रखना है। ऐसा नहीं है कि भाई धैर्य बना के ना रखें, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन किया, पांचवा क्वेश्चन किया, अरे पकड़ के तोड़ दिया, ठीक है, धैर्य बना के रखना है ना। आगे बात समझ में, तो ये डोंट और डूज के बारे में बताया गया है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड देख लो, उसके बाद में हमारी क्लास जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड में क्या बताया गया है, इट इग्नोर्स रीडिंग एंड राइटिंग एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। रीडिंग और राइटिंग को यहाँ पे क्या किया गया है गाइज, इग्नोर किया गया है, तो ये डीमेरिट्स है भाई, रीडिंग और राइटिंग को इग्नोर किया गया है। ग्रामर इज नॉट टॉट सिस्टमेटिकली, अब इसमें ग्रामर जो है वो सेपरेटली नहीं टॉट की जाती है, तो सिस्टमेटिक वे में नहीं हो जाए यूज इसका। इट इज नॉट इट इफ इट इज नोटिस्ड दैट डीएम इज सुटेबल ओनली टू सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट, ये केवल सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट्स के लिए रहता है। क्यों, बिकॉज डीएम इज यूजफुल ओनली फॉर द ब्राइट स्टूडेंट्स, डीएम जो है वो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए रहता है। इट इज नॉट सुटेबल टू एवरेज एंड पुअर स्टूडेंट, ये एवरेज और पुअर स्टूडेंट्स के साथ मतलब साझा नहीं हो पाता है, शेयर नहीं कर पाती हैं चीजें। कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्सिटीज जो क्या है, जैसे इडियम फ्रेज हो गए, आपके प्रोवर्ब्स हो गए, फ्रेजल वर्ब हो गए, है ना। तो ये आपके टारगेट लैंग्वेज में क्या रहते हैं, कॉम्प्लेक्स रहते हैं बहुत ज्यादा, कि आपको पता ही नहीं है इनका मीनिंग क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आर ओवर एक्सपोर्ट टू द लर्नर्स, एमटी इज इग्नोर्ड, मदर टंग को हमें इग्नोर करना है। लैक ऑफ स्किल्स टीचर, अब इसमें क्या होता है कि लैक ऑफ स्किल्ड टीचर, बहुत सारे टीचर हैं जिनके पास में उतना ज़्यादा स्किल नहीं होता है। फॉर डीएम हाईली प्रोफिशिएंट टीचर्स आर रिक्वायर्ड, और डायरेक्ट मेथड के लिए हाईली प्रोफिशिएंट टीचर चाहिए रहते हैं हमें। नॉट सक्सेसफुल इन रूरल बैकग्राउंड, रूरल बैकग्राउंड में सक्सेसफुल नहीं है। कॉस्टली मेथड, ये मेथड जो है वो कॉस्टली है ड्यू टू द ऑडियो एंड वीडियो एड, ठीक है, मतलब इसमें वीडियो की मदद चाहिए रहती है और ऑडियो वगैरह भी चाहिए रहता है, और टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम को भी कंज्यूम करता है। तो आई होप सो आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी, और ये हमारा डायरेक्ट मेथड का पूरा पोर्शन था। डायरेक्ट मेथड जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है।
अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट कंडीशन की, जो हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन दी गई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो वो करेंगे हम अपनी आने वाली क्लास में। तो गाइज आज की क्लास हम इतनी रखते हैं। थैंक यू टू ऑल, हैव अ गुड डे, और ऐसे ही हमारे साथ में बने रहिए आप लोग। मिलते हैं, और कमेंट जरूर करना कि आप कहाँ से हैं।